जैसे मेरा भाई को अच्छा लगे वैसे लगा लीजिए। लेकिन देखना एक बार फ्रेश देखना ओके देख मेरे डन है क्या। मुझे अगर इन्होंने कह देते ना पहले कर लेते इनको फारिग कर देते। नमस्कार साथियों, आज कांग्रेस पार्टी के लिए सुखद दिन भी है और कांग्रेस पार्टी के लिए हर्ष का दिन भी है। मैं आपसे अपनी बात कहूं उससे पहले मैं अपने छोटे भाई को कहूँगा। आपको मालूम है कि नौजवान जिला परिषद साथियों का एक पूरा ग्रुप यहाँ जिले की आवाज़ लगातार उठाता आया है और उन्होंने अपने अपने तरीके से पिछले 5 सालों के अंदर जिले में हो रही बेरुखी, जिले में हो रहा भेदभाव, जिले में हो रहा भ्रष्टाचार, भाजपा के कुशासन, भाजपा की क्रूरता, उसके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठाई है। ये सच है कि वो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे नहीं उठाई, पर इसके बावजूद भी लोगों की आवाज़ जिला परिषद के इन सारे साथियों ने बहुत ज़ोर शोर से उठाई। उनका नेतृत्व मेरे छोटे भाई दीप बाड़ू करते रहे हैं। भाई रवि सरपंच और दूसरे हमारे बाड़ू और दूसरे जो हमारे सरपंच साहिबान हैं वो सारे साथी करते रहे हैं। मैंने इनसे सब नौजवान भाइयों से बात की और इन्होंने ये निर्णय किया कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ में आवाज़ जोड़कर अब इस संघर्ष को, युवा शक्ति के इस संघर्ष को हम मिलकर आगे ले जाएंगे और बीजेपी की सरकार को, जिसका अंत अब लोगों के गुस्से और कांग्रेस के प्रति लोगों के आशीर्वाद से तय है, उसको उखाड़ने में ये एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक एक गांव, एक एक नौजवान से मिलकर ज़मीनी स्तर तक संघर्ष करके, एक एक चुने हुए मेंबर पंचायत, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्यगणों, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के सदस्यगणों और युवा जो संगठन हैं उनके साथियों और जिला परिषद के साथियों से इन्होंने ये संकल्प लिया, ये सबसे संपर्क करेंगे और उनको कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेंगे। मैं बगैर देरी के छोटे भाई दीप को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बात कहेंगे और फिर कोई सवाल है तो लेंगे। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं लोकदल को छोड़कर भाई साहब के नेतृत्व में आज कांग्रेस ज्वाइन करी है और कांग्रेस ज्वाइन करने का एक अहम मोटिव भी है। आप सभी को पता है कि अब 2024 में कांग्रेस सरकार बनने वाली है और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे इलाके की शान है, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री, हमें तो भावी मुख्यमंत्री बोलो, हमारे भावी मुख्यमंत्री भी हैं। जितना हम भाई साहब का मजबूत करेंगे उतना ही हमारे इलाकों को मजबूत करेंगे। पहले भी मैं जिला परिषद के अंदर मैंने जो भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो चाहे उसके बाद की बातें हो। अब मैं और मजबूती से साथ काम करूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मेरे ऊपर हाथ है और पहले भी वैसे मैंने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन अब भाई साहब के साथ मिलकर और भी जितने खिलाफ हल्के में जो भी विकास कार्य होंगे उनको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। दीप भाई, इनेलो में आप एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी काम किया है। इनेलो से क्या मौका हुआ कि आपको कांग्रेस रणदीप के साथ आना पड़ा? वैसे तो लोकदल के अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है और बड़ा प्यार भी मिला है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और रामपाल माजरा जियों का। लेकिन मैं लगातार 2012 से लोकदल में, वैसे लोकदलीय हम स्टार्टिंग थे। 2012 से मैं खालसा कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ यमुनानगर में, फिर मैं RKSD कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, फिर मैं लगातार जिला का प्रधान रहा हूँ छात्र यूनियन का और बहुत बड़ी मेहनत भी करी है। लेकिन अब थोड़ा सा ये लगा कि भाई अब कांग्रेस का समय है और मैंने मेरे वार्ड का, मेरे हल्के का काम करवाना है और इसलिए मैंने भाई साहब का नेतृत्व किया है। क्या कराया तरीके से चुनाव भी लड़ने की इच्छा है आपकी? यदि भाई साहब आदेश देंगे तो लड़ेंगे। आदरणीय साथी, जो भी कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी, वो दीप हो, मैं हो, हम कांग्रेस पार्टी के निर्णय के साथ खड़े। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। पूरे हरियाणा में जो बदलाव हो रहा है,
दीप जैसे साथी जो हैं, रवि जैसे जो साथी हैं, आपको अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे बाएं हाथ तो वो आपको लगेगा कि ये नौजवान स्कूल में पढ़ता होगा। है वो बड़े गांव बाड़ू का सरपंच, नहीं जी, गुना से गुना का सरपंच। ऐसे ऐसे जो साथी हैं, ये वो साथी हैं जो इस इलाके के एक नए उभरते नौजवान नेतृत्व का सूचक है, उसको प्रतिबिंबित करते हैं। मुझे ये विश्वास है, और आज अकेले ये नहीं आए, इनके हज़ारों साथियों ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम सारे साथियों से मीटिंग करेंगे। ये बात हमारी 15-20 दिन महीना पुरानी है। हम सारे साथियों से बात करेंगे, हम अकेले ज्वाइन नहीं करेंगे कि हम 4 सरपंच, 2 जिला परिषद के साथी या 5 जिला परिषद के साथी ज्वाइन करें। हम उन सारे हज़ारों साथियों से भी बात करेंगे जो हमारे साथ इस संघर्ष में चले हैं या हमारे साथ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने उन सब साथियों सहित, उन सैकड़ों हज़ारों साथियों सहित कांग्रेस पार्टी को पूरे ज़िले में समर्थन देने का निर्णय किया। मैं इनका स्वागत करता हूँ। रणदीप जी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का किसी पार्टी के साथ समझौता हो सकता है? आप पार्टी या समाजवादी पार्टी? देखिए आदरणीय मित्र, आप ये मुझसे हर बार पूछते हैं और मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता हूँ, पार्टी किससे समझौता करेगी या नहीं करेगी या अकेले लड़ेगी, ये निर्णय पार्टी के संगठन महासचिव करते हैं और एक बाकायदा कमेटी बना रखी है राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने, वो करती है। तो ऐसा कोई अभी तक निर्णय नहीं है। कोई ऐसा निर्णय होगा तो वो कमेटी हमेशा हमसे बात करेगी। जब भी कोई ऐसा निर्णय होगा मैं आपको बताऊंगा। 2023-24 खिलाड़ियों पे काफ़ी फोकस रहा है, क्या खिलाड़ी भी टिकट मांग रहे हैं? क्या कांग्रेस टिकट देगी खिलाड़ी? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। कोई खिलाड़ी अगर अप्लाई करेगा तो केंद्रीय चुनाव समिति अवश्य उनकी दरखास्त पर भी गौर करेगी, क्यों नहीं। रणदीप जी, 834 करोड़ का हुंडा वाली ईडी द्वारा जो है कार्रवाई शुरू की, कहाँ देखते हैं चुनावी दौर? आदरणीय साथी, ये ईडी की कार्रवाइयों की तरफ ध्यान मत दीजिए, ये पत्रकारों का ध्यान भटकाने के लिए है और कुछ नहीं। आप मुझे बताइए, ईडी का नाम है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी और सीबीआई का नाम है कैप्टिव ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ बीजेपी। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे होते हैं और आपके साथ वो सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे ज़्यादा इनकी बात में कोई वज़न नहीं है। होता तो 10 साल से बीजेपी की सरकार, आप कर लेते जो करना था। अब क्यों कर रहे हो चुनाव में? पहले क्यों नहीं किया 10 साल से आपने? क्योंकि आपके पास कुछ तंत्र नहीं है नहीं कुछ करने। ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है सर इस तरह की कार्रवाई को? देखिए, अब तो ये साबित हो गया, कर्नाटक में ये कर चुके, महाराष्ट्र में ये कर चुके, तेलंगाना में ये कर चुके, हिमाचल में ये कर चुके। क्या दबाव पड़ा? राजस्थान में ये कर चुके। इनकी इन गीदड़ भभकियों से कोई डरता नहीं है। इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले महीना जो है उसकी पहले हफ्ते में हो जानी चाहिए। सर, आपने जनसंपर्क अभियान शुरू किया हुआ है, लोगों के बीच जा रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं, कौन से वो बातें हैं जो लोगों के बीच जा रहे हैं? देखो आदरणीय मित्र, 10 साल का भाजपा का कुशासन, 10 साल का भाजपा का भय मुक्त भ्रष्टाचार, 10 साल का भाजपा का रोजगार पर प्रहार और बेरोजगारी अपरंपार, 10 साल का महिलाओं पर अत्याचार और अनाचार, 10 साल का किसान को रोज रोज लाठी मार और उसकी आजीविका को छीन यार, 10 साल का दुकानदारों को पर जीएसटी की पड़ती मार, हर छोटे व्यवसाय और उद्यमी से लूट बरकरार, यही ऐसी रही भाजपा सरकार। तो इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ने के संकल्प के साथ इन सारे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। कैथल में विशिष्ट है, मेरी तो चलती नहीं सरकार है यहाँ, कोट अनकोट में। यहाँ कैथल में एक ऐसी सरकार है जो कहती है मेरी तो चलती नहीं। तो यहाँ सरकार है मेरी तो चलती नहीं। अब मेरी तो चलती नहीं 10 साल हो गए, अब कैथल के लोगों की चले। हम ऐसी सरकार कैथल जिले में बनाना चाहते हैं।
जहाँ कैथल के जिलों की चले। सर, दीपक बाबरिया का बयान है कि सिटिंग एमपी को चुनाव नहीं लड़वाने जा रहे हैं। वो महासचिव हैं, वो बयान दे रहे हैं तो सही दे रहे होंगे। कैथल से सर विधानसभा में जो पार्टी फैसला करेगी। मैं तो आप मेरे से देखो, ये मेरे ख्याल 40-50 बार पूछ चुके हैं। मैंने ये बात मैं हर बार सर जवाब स्पष्ट नहीं हो पाया सर। मैं हर बार अंदरूनी बात है, आपने ये बात मैं हर बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, आप मुझसे यही सवाल पूछते हो। मैंने आपसे कहा कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, इसका फैसला श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। रणदीप जी, जर्मनी गए थे कि बंदराना गांव का लड़का, उसकी डेड बॉडी अभी जी, मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा के हर हरियाणा वासी का दिल आज तार तार होगा और आत्मा छलनी होगी। एक बार फिर भाजपा के क्रूर शासन ने हरियाणा के युवाओं को बर्बादी की किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, उसका उदाहरण हमारे बंदराना जो अपना बड़ा गांव है, उसके एक नौजवान की बेलारूस में जाकर मृत्यु होने की दर्दनाक कहानी। लगभग 50 लाख रुपया देकर रोजी और रोटी की तलाश में वो नौजवान बेलारूस गया और अब 50 लाख रुपया खर्च करके उसके गरीब माँ बाप अब उस लाश को, बेटे की लाश को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा दर्दनाक कोई बात हो सकती है? काश ये बात मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सिंह सैनी जी और बीजेपी के एमएलए मंत्रीगण समझ पाते। काश नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में आती कि बेटे को बाहर भेजकर, अपनी संपत्ति बेचकर, उसको गिरवी रखकर बच्चे को बाहर भेजने का दर्द क्या है और उसके बाद उसकी लाश को वापस लाने का दर्द क्या है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं और भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की काम चलाऊ प्रांतीय सरकार को फौरन बेलारूस एम्बेसी से कांटेक्ट करके, जो हमारा दूतावास है, बगैर किसी खर्चे के हमारे उस नौजवान की डेड बॉडी को अगले 48 घंटे में वापस लेकर देना चाहिए, ताकि कम से कम परिवार के अंतिम संस्कार करने की इच्छा तो पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, करवा देते हैं।